कुछ इस तरीके से रुझान निकलकर सामने आ रहे। मुख्तार अब्बास नकवी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज पर। और सर जिस तरीके से रुझान निकलकर ये सामने आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि रुझान नतीजों में तब्दील होंगे? देखिए, हमारा देश एक बहुत ही दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जनतंत्र के जुनून और जज्बे से भरपूर है। और हर चुनाव जो है वो जनतंत्र के का जो है वो सबक होता है और जनादेश का संदेश होता है। जो भी राजनीतिक पार्टियां चुनाव के मैदान में होती हैं, उन्हें इस जनतंत्र के सबक और संदेश को नतमस्तक होकर के सम्मान भी करना चाहिए, स्वीकार भी करना चाहिए। जहाँ एक तरफ जो है वो जीत की जलेबी होती है, वहीं दूसरी तरफ हार का हलवा भी होता है। चाहे जीत की जलेबी हो चाहे हार का हलवा हो, दोनों में जो है वो जनतंत्र का जायका है और उस जायकों का जो है वो स्वीकार भी करना चाहिए, उसका सम्मान भी करना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि जो इस वक्त जो है वो जनता के जनादेश का जो रुझान है वो स्पष्ट रूप से है। वो सुशासन की निरंतरता के लिए लोग जो है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए चुनाव में भी दिखे थे और उसका जो है इम्पैक्ट आज भी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी जी, आपको लगता नहीं कि थोड़ा और इंतजार कर लेना चाहिए? नहीं, किस बात का? अभी तो जो है वो तो रुझान आ रहा है, सर। लेकिन इतना जरूर है, मैं इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ जी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो धुरंधर। जीत और हार दोनों जो है एक सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल। लेकिन 2015 में भी तो आपने तैयारियां कर ली थी, लड्डू बन गए थे, इसके बाद लड्डू तो फेंकने पड़ गए थे, याद है ना सर? वो ऐसा है कि जीत की जलेबी और हार का हलवा दोनों जो है वो जनतंत्र का जायका देता है। जी सर, लेकिन दूसरी ओर अगर महागठबंधन को लेकर बात करें तो महागठबंधन अभी भी वोट चोरी का मुद्दा उठाता नजर आ रहा है। और तेजस्वी यादव जो है सुबह तक कहते नजर आ रहे थे, कल परसों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी 2 दिन लगातार की और उन्होंने कहा कि अगर ईवीएम हैक नहीं होगी, वोटों की चोरी नहीं होगी तो महागठबंधन की सरकार बनना निश्चित है। देखिए, आपराधिक अराजकता के जरिए संवैधानिक प्रतिबद्धता को कुछ लोग बंधक बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो कभी सफल नहीं होंगे। उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि जो है वो जनता का जो जनादेश होता है उसको सम्मान भी करना चाहिए, उसको स्वीकार भी करना चाहिए, चाहे वो किसी के खिलाफ हो, चाहे किसी के भी पक्ष में हो। क्योंकि जो है वो आप जो है वो अगर ये सोचते हैं कि कोई भी पार्टी ये नहीं सोच सकती कि जो सत्ता जो है उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। जनता जो है वो सबसे बड़ी देश के लोग जनतंत्र की मालिक है। वो जो है वो तय करती है कि किसको जो है वो सिंहासन पे बैठाना है और किसको सिंहासन से जो है वो उतारना है। लेकिन आरजेडी के नेता हैं संजय सिंह, उनका जो कल बयान सामने आया था आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि देखिए अगर अब हम जीत रहे हैं, आरजेडी के कैंडिडेट हर सीट पर आगे है और जीत भी हासिल करेगी जब तक कोई गड़बड़ी ना हुई हो, और अगर गड़बड़ी होती है तो हाल फिर नेपाल जैसा होगा। सुनील सिंह, माफी चाहूंगी, सुनील सिंह। देखिए, वायलेंट एनार्की के जरिए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को कोई भी व्यक्ति ना हाईजैक कर सकता है, ना बंधक बना सकता है। आपराधिक अराजकता के जरिए जो है वो संवैधानिक जो हमारी व्यवस्था है, प्रतिबद्धता है, उसको कोई भी व्यक्ति जो है वो बंधक नहीं बना सकता। हमारे देश ने ये देश जनतंत्र हमारा जो है वो बहुत कुर्बानियों के बाद हमारे जनतंत्र आया है। और आप जो है वो एक चुनाव के में और एक चुनाव के बहाने बना करके और आप मतदान से पहले जो है वोट चोरी का वितंडा करके, मतदान के बाद वोट चोरी का जो है वो विलाप करके, ये सब चीजें करके इससे कोई फायदा नहीं है। सर मैं रोकूंगा आपको, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, इसका रुख कर लेते हैं। मैथिली ठाकुर 4113 वोटों से आगे, 4113 वोटों से मैथिली ठाकुर आगे हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मैथिली ठाकुर अपनी सीट से आगे हैं। अलीनगर से मैथिली ठाकुर जो है वो आगे चल रही हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और राकेश सर, आप भी कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे सर। नकवी साहब, क्या मुद्दा ऐसा रहा जिसके बलबूते आप लग रहा है कि जो शुरुआती रुझान में आपको बढ़त जो दिख रहा है, कौन ऐसे मुद्दे रहे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का चेहरा या विकास का एजेंडा, क्या ऐसा मसला रहा जिसके बूते जो है जो शुरुआती रुझान में आप काफी बढ़त बनाए हुए हैं? जी नकवी जी, 10-11 सालों, हाँ जी। इन 10-11 सालों में जो है वो जितने भी जनता ने जो है वो चुनाव हुए और अधिकांश चुनाव में जनता ने जो जनादेश दिया बीजेपी और एनडीए के पक्ष में दिया।
और जहां एक तरफ बीजेपी और एनडीए जीत का रिकॉर्ड बनाने में लगी रही, वही कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन जो है वो हार की हिस्ट्री बनाता रहा। और मैं मानता हूं कि ये जो आज लोगों का मूड है या मतदाताओं का मिजाज है वो बहुत साफ है। वो सुशासन के निरंतरता के लिए, समावेशी विकास के सफर को आगे बढ़ाने के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं और जो स्पष्ट नीति है और नेतृत्व है उसको जो है वो स्वीकार करते हैं। अब जहां तक सवाल है ये गठबंधन, अब इन गठबंधन की प्रॉब्लम ये थी कि इनके खुद के अपने विरोधाभास इतने थे कि उस विरोधाभास के जो है वो बोझ की तरह ये खुद दबे हुए थे जी। इनका समझौता जो है वो हाथ मिला के नहीं हुआ, हाथ मरोड़ के हुआ है। इनका समझौता जो है वो गले मिला के नहीं हुआ है, बल्कि गले दबा के हुआ है। ये सभी लोग जानते हैं, इसीलिए फ्रेंडली फाइट करने लगे ये बाद में। नकवी जी, थोड़ा सा मैं इसलिए आपका ध्यान दिलाऊंगा कि सीमांचल जो क्षेत्र है जेडीयू का भी चूंकि एक फायदा, और वैसे भी मैं मानते हैं कि क्या जो अल्पसंख्यकों का, चूंकि आप तो अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री भी रहे हैं, अल्पसंख्यकों का भी वोट बीजेपी एनडीए को मिल रहा है या नहीं? क्योंकि ये बार बार ध्वनि दी गई कि इस बार पूरा यादव मुस्लिम सारा वोट जो है वो उनको ही मिल रहा है। इस दृष्टि से चूंकि आपका पूरा एक राष्ट्रीय स्तर पर भी और बिहार को भी आप अच्छी तरह जानते हैं, आप हैं, शाहनवाज हैं, इस दृष्टि से क्या ओवैसी के हाथ में वहाँ ज़्यादा लाभ मिले और जेडीयू या बीजेपी क्या अपना प्रभाव अल्पसंख्यकों के प्रति उतना नहीं आकर्षित कर पा रही या कर पा रही है? तो क्योंकि कई है, भागलपुर है, पटना है, सब जगह अल्पसंख्यक तो हैं ही, ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यक केवल सीमांचल में है। आपका क्या आकलन है? देखिए मैं शायद आलोक जी बोल रहे हैं शायद। जी जी हाँ, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों का, खासतौर से मुसलमानों का, जिन पार्टियों ने थोक में वोट लिया उनका फुटकर में भी विकास नहीं किया है और उनके अंदर जिस तरह का भय भ्रम का एक भंवरजाल बिछाया गया और भारतीय जनता पार्टी के प्रति अस्पृश्यता और असहिष्णुता का एक रिवाज और मिजाज को बढ़ावा देने की कोशिश हुई, उसका नुकसान सबसे ज़्यादा ये हुआ वो खुद मुसलमानों को हुआ है। और इस बात को बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान समझने लगा है और समझने इस बात को भी लगा है कि हमारे वोटों में हमारे द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रति वोटों में कंजूसी के बावजूद भी बीजेपी ने या एनडीए ने विकास में कमी नहीं की और जो विकास जो है वो समान विकास और सबका विकास इस दिशा में किया। इसलिए जो है वो मैं मानता हूं कि कुछ चेंजेस दिखाई पड़ रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में और दिखाई पड़ेंगे, खासतौर से आने वाले बंगाल में। जी जी बिल्कुल सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप मेरे साथ बने रहे, लेकिन इस बीच एक मैप निकलकर सामने, मैप स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से भगवा में ये मैप नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं जहां जहां पर भगवा रंग नजर आ रहा है वहां पर एनडीए जो है लगातार बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। ये बिहार का मानचित्र है इस वक्त, आप देख सकते हैं जहां हरा रंग वहां पर आरजेडी जो है बढ़त बनाए हुए है और जो अन्य रंग है वहां पर जो अन्य घटक दल हैं वो बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, मैप को अगर पहली नजर में हम देखते हैं तो भगवा में ये मैप नजर आ रहा है। मुख्तार जी मैं आपको रुक करूंगा सर, जिस तरीके से बिहार के इस मानचित्र को हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ये पूरा मानचित्र भगवा में नजर आ रहा है। क्या 12-1 बजे के बाद जब स्थितियां क्लियर होती नजर आएंगी तो जो ये फिलहाल रुझान है वो परिणाम में बदलते हुए नजर आएंगे पूरी तरीके से? देखिए अभी तो मैं मानता हूं कि जो भी जनादेश होगा, मैंने एक चीज आपको शुरू से कही कि जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो धुरंधर, और उस धुरंधर को फिर आगे अपने जो है वो मैदान में जो है वो तैयारी करके आगे चलना चाहिए। यही जो है वो लोकतंत्र का जो है रिवाज भी है और मिजाज भी है। अब ये जहाँ जीत की जलेबी होती है वहाँ हार का हलवा भी होता है, यही जनतंत्र का जो है वो जायका होता है। तो किसी को ये मान के नहीं चलना चाहिए कि जी जीतना हमारा जो है वो जन्मसिद्ध अधिकार है, सामंती अधिकार है। अरे वो तो जनता जो है लोकतंत्र की मालिक है भैया, तय करेगी कि तुम्हें क्या सत्ता के सिंहासन पे बैठाना है या तुम्हें जो है वो जमीन पे उतारना है। नकवी जी राकेश बोल रहा हूं। नकवी जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह से महिलाओं ने भारी संख्या में अपने वोट का प्रयोग किया, जिस तरह से जेन जी की जिक्र लगातार किया जा रहा था, क्या महिलाएं और जो युवा जो एम और वाई क्या जो है एनडीए के पक्ष में गया? जिस तरह से जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उससे दिख रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए एक चीज आपको देखना होगा
कि मैं तो कांग्रेस पर बहुत दुख करता हूँ। ये जो बेसलेस कांग्रेस का जो ब्रेनलेस जो है वो कंफ्यूजन है, वो जो है वो बेसलेस कांग्रेस का जो ब्रेनलेस कंफ्यूजन ने क्या किया है कि खुद तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जितने भी इनके साथी गठबंधन में आ रहे हैं या आए हैं, जिसको उन्होंने छुआ वो छूमंतर। तो एक तो ये, दूसरी चीज ये कि समाज का हर तबका, चाहे महिलाएं हो, चाहे जो है वो नौजवान हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे कमजोर तबका हो, चाहे किसान हो, वो हर तबका जो है वो सुशासन को चाहता है। वो जो है उसने जो है वो अपने गांव गली, चौक चौराहों, चौपालों पे जो है वो जंगल राज की री एंट्री पर नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया था। बिल्कुल जी, बिल्कुल पुनीता, बिल्कुल। और अब क्योंकि देखिए अब कांग्रेस की प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। पूछिए मैम। पुनीता जी धन्यवाद। मैं व्यक्तिगत तौर पे तो बहुत नकवी साहब की मेरे बड़े भाई की तरह हैं, मैं बहुत उनकी इज्जत करती हूँ और मैं इतनी देर से इसीलिए सुन रही थी क्योंकि काफी सीनियर भी हैं और काफी समय से राजनीति भारतीय जनता पार्टी की कर रहे हैं। पर ये बेसलेस और ब्रेनलेस वाली मुझे बात समझ नहीं आई, क्योंकि जब आप बेसलेस और ब्रेनलेस वाली बात करते हैं, मैं आना नहीं चाह रही थी पर क्या करे, दुख हो जाता है। और मेरे ही कौम के लोग जब इस प्रकार की बात करते तो मुझे पूछना पड़ता है कि जब देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि एक कौम लोगों का मंगलसूत्र चुना लेगी, आप उसे बेसलेस और ब्रेनलेस कहते हैं? नहीं कहते। जब देश के गृह मंत्री यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बजाय अवैध जवाब ले राजनीति करने लगते हैं, जवाब ले लेते हैं मुख्तार अब्बास नकवी जी। तो वो ब्रेनलेस और बेसलेस नहीं लगती। चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौटती हूँ। जरा बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, चौथे नंबर पर चल रहे तेज प्रताप यादव, और देखिए लगातार पीछे होते हुए तीसरे से अब चौथे नंबर पर पहुंच चुके हैं। एक और बड़ी खबर, छपरा से खेसारी लाल यादव पीछे हो गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर, देखिए खेसारी लाल पीछे हो गए, आगे चल रहे थे लेकिन अब रुझानों में पीछे और 974 वोटों से पीछे चल रहे खेसारी लाल। ज्यादा अंतराल नहीं है, हो सकता है कि देखिए एक बार फिर से रुझानों के बाद, यानी कि जैसे जैसे काउंटिंग होगी, वोटों की गिनती होगी, वैसे वैसे इन नंबर में तब्दीली होगी, लेकिन खेसारी लाल पीछे हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी। देखिए लास्ट मूवमेंट तक इन्हें काफी मनाया गया, पहले इनकी पत्नी को उतारने की चर्चा थी और इसके बाद इन्हें नॉमिनेशन से एक दिन पहले टिकट दिया गया है। लेकिन क्योंकि देखिए लगातार राकेश जी, क्योंकि हर एक वीआईपी सीट पर सबकी नजर टिकी हुई, खेसारी लाल का पीछे होना ये क्या बताता है? देखिए जिस तरह से ग्राउंड पर लगातार दिख रहा था, खेसारी लाल यादव प्रचार जिस तरह से कर रहे थे स्टारडम भोजपुरी फिल्म का, लेकिन दूसरी तरफ जो है वहां पर छोटी को मैदान में उतारा गया था, छोटी कुमारी को। अब वहां पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो है लगातार वहां पर कैंप कर रहे थे, कि कैंप कर रहे थे उत्तर प्रदेश नेता। उनका साफ तौर पे कहना था कि जिस तरह से ग्राउंड पर बीजेपी ने काम किया है, आप देखिए खेसारी लाल के खिलाफ जाएगा। लेकिन जिस तरह से अभी तो शुरुआती रुझान है और ईवीएम खुला है, पीछे चल रहे हैं, लेकिन इतना चाय पे चर्चा, हम लोग लगातार चाय पे बिल्कुल बिल्कुल जाहिर तौर पर राकेश सर जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इस बीच ग्राफिक्स से निकलकर सामने आया 2020-2025 के कुछ आंकड़े निकलकर सामने आए सर, वो अपने दर्शकों को समझाते हैं। जहां 2020 में बीजेपी 74 सीटों पर और 2025 को लेकर बात करें फिलहाल 73 सीटों पर आगे बढ़ती नजर आ रही है। जेडीयू को लेकर बात करें, 2020 में जेडीयू की परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, 43 सीटों पर जेडीयू ने जीत दर्ज की थी, लेकिन फिलहाल 77 सीटों पर आगे है। बीजेपी से फिलहाल बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है, जो आंकड़े फिलहाल निकलकर सामने आ रहे हैं। दूसरी ओर एलजेपी, जिसने 2020